हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है, हमने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को 2025 को टारगेट करते हुए अपना फाउंडेशन बैच बनाया है, जहां पर हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहली वीडियो मिलेगी स्ट्रैटेजी की, हाउ टू क्रैक 2025 एसएससी एग्जाम्स। ठीक, जहां पर मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था, टीयर 1 का पैटर्न क्या था, टीयर 2 का पैटर्न क्या था, कितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, आपको कितना टारगेट लेके चलना है और सारी चीजों को आगे लेकर कैसे चलना है, इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। फिर जब भी हम किसी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन में आता क्या है, पूछा क्या जाता है, जिसके लिए हमने 4 पेपर का प्रीवियस ईयर मॉक एनालाइज करके मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर पेपर को आप रेफरेंस मान के आगे की तैयारी कर सकते हैं। यही तो एक्सपीरियंस होता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि किस किस तरीके का पेपर है। अब आगे की जो भी चीज आप सीखने वाले हो उसी को रेफरेंस मान के करोगे कि हाँ ऐसा तो आया था, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो ऐसी सारी चीजों को लेके आप चलेंगे। तो इसीलिए मैंने 4 मॉक आप सभी के सामने डिस्कस किए थे। फिर हमने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने ये देखा था कि आपका पहला चैप्टर मैंने डिस्कस किया है आप सभी के सामने, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो कि 3 वीडियो में आपका पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां पर आपने सीख के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग 4 क्लासेस में खत्म हुई है। आप देखो, एक टॉपिक को इतने इतने क्लासेस में दिया जा रहा है, दैट्स मींस उसके सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही डिटेल चीजों के साथ आप सभी के सामने डिस्कस किया जाता है। इस वजह इतने टाइम लग जाता है, वरना बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे कि आपके एक टॉपिक एक क्लास 2 क्लास में खत्म, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करना है, तभी तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इस चीज का पता चले। तो आपने यहाँ से ये सारी चीजों को देखा और इन सारी चीजों को सीखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की एक पहली क्लास हो चुकी है, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, किन चीजों को कैसे डील करना है, फैमिली ट्री कैसे बनानी है, आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम जुड़ चुके हैं अपने किस तरीके के क्वेश्चंस को लेके ब्लड रिलेशन के ही सेकंड पार्ट पर, जहां पर हमारा डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का सॉल्यूशन मिलता रहे, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारी सारी ही वीडियो से जुड़कर कनेक्ट होकर अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना पाए। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन का डाउट उसी सब्जेक्ट सेक्शन के सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपका हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, थ्रेड हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो आप इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको हर एक सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, उन ग्रुप्स में आप कनेक्टेड होके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी को भी सॉल्व करा सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन कि आपके वहां पर सारे ही सब्जेक्ट के फैकल्टीज भी कनेक्टेड है, तो आप अपने फैकल्टी से भी अपने डाउट को क्लियर करोगे, क्योंकि जो चीज जिस फॉर्मेट से सारी चीजें आप सीख रहे हो उसी फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म भी है, जो कि हमारा कमेंट बॉक्स है। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको जो भी कहने का चीज होती है, जैसे वीडियो कैसी लगी है आपको, या फिर आप अपना कोई क्वेरी रखना चाहते हो, आपको प्रिपरेशन का कोई आइडिया नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास पूछने के लिए मल्टीपल चॉइस है। ठीक, आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही है, बस आपको उन चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बट आप चाहते हो कि जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। इस बैच में तो हम इंडिविजुअली एक एक करके टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना, स्पीड में वीडियोस देख लेना और ऐसे ही एक एक टॉपिक इंडिविजुअली पर काम करके कंप्लीट करना, तो आप हमारे ही चैनल परीक्षा जंक्शन के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर आपको रीजनिंग की कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस मिल जाएगा, जो कि 70 लेक्चर में मैंने पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराया है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपका स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स हो गए, जो भी एसएससी के एग्जाम, साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम्स हो गए, आपके पुलिस के एग्जाम्स, इवन यहाँ पर टीचिंग, यूपीएससी, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है एक्सेप्ट बैंकिंग को छोड़ के, वो सारे ही क्वेश्चंस हर एक टॉपिक को वहां पर डिफाइन किया गया है। तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे से वन बाय वन करके पार्ट्स में हर एक टॉपिक को डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लें, तो आप वहां से जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस के नाम से आपकी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम के साथ साथ चलना है, तो आप मेरे इस फाउंडेशन बैच एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में कनेक्ट हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी बैच से पढ़ो, वो कंप्लीट रीजनिंग का बैच या फिर यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का बैच देखो, बस आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चंस को एक बार जब सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो अपना टारगेट रखा करो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के, और फिर उन चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हो किसी चीज को, वो सारी चीजें आप सभी के सामने याद रहती हैं, आप सभी के सामने दिमाग में रहती हैं, क्योंकि आप डेली उस चीजों को फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको करनी है। और आप जो हमारा, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप अपने किसी कजन ग्रुप, फैमिली ग्रुप, आपके टेलीग्राम चैनल्स ग्रुप्स हो गए, तो जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं एक बार इसको जल्दी से शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस चैनल से कनेक्टेड होके अपने 2025 के प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा के अपने 2025 में एक सरकारी नौकरी ले पाए। जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक भी सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं की जाती है, सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और आप अपने इसी टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से आगे आने वाली लाइफ को अपना बेटर बना सकते हो। तो आप चाहे इस बैच में पढ़ रहे हो, तो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में सारी चीजें, सारा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। चाहे आप प्रीवियस वीडियो से पढ़ रहे हो, तो भी वो भी आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में सारी चीजें दी गई हैं। बस आपको अपना यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करके अपनी ही चीजों को बेटर बनाना है। दोनों बातों में नोट्स ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, तो उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो ये तो बात हुई हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने की। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, स्पीड बूस्ट अप करना है, तो आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रात के 8 से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है, जहां पर हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ। टाइमर के साथ वहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन में उस सेशन में रात के 8 बजे मंडे टू सैटरडे आप जरूर जुड़ा करें, जहां पर हमारा एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा होता है, लाइव चैट चल रही होती है, जहां पर आप अपना आंसर बता रहे होते हैं और भी बच्चे अपना आंसर बता रहे होते हैं, और आपस में एक कॉम्पिटिशन की भावना आती है अपने आप से ही, जो कि आपको यही चीज रियल एग्जामिनेशन में फेस करना है। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के इस डे का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है,
असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा ना बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी किसी भी फेस पर एक बार फेल हो जाते हो तो उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है और उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अब मैं फेल हो गया तो आगे क्या करना है, मतलब सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो गया। आगे बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक रास्ता, एक दरवाजा आपका बंद है तो उस दरवाजे की तरफ ना फोकस करके और भी तो बहुत सारे दरवाजे ऐसे होंगे ना जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके लिए ओपन है, तो उन सारी चीजों पे जरूर फोकस करना है। आप फेल हुए हो, उसके पीछे की चीजों को पहचानो, कहीं तो कमी रही होगी ना, तो इसी वजह से तो हम उसमें अपनी जो सफलता है वो नहीं हासिल कर पाए हैं, कहीं कुछ तो कमी होगी। आपको असफल होने का रीजन बस ये है कि आपने अपना 100% नहीं दिया। इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप कभी लाइफ में कहीं फेल हुए हो तो आपने उस जगह पे अपना 100% नहीं दिया। आप किसी भी चीज को टारगेट लेके अपना 100% दे रहे हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, या फिर आप उस चीज में डेफिनेटली सक्सेस पा लेंगे। तो बस अगर कभी फेल हो जाते हो तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, उसी को अपना रीजन बनाना है, अपने दिमाग पे ऐसा डालना है कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया, ठीक, और उसी को प्रेरणा, उसी को मोटिवेशन मान के हमें अपने लाइफ में सक्सेस पाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और ब्लड रिलेशन के आज की क्लास में क्या रहने वाला है बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से सुन के चीजों को सीख के अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका माइंड और कॉन्सेंट्रेशन। तो आइए देखते हैं, हमने कल स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, लेकिन हमें यहाँ पर खून खराबा नहीं करना है, रिश्तों को बनाना है, रिश्तों को जोड़ना है। इन सब चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने देखा था कि हमने देखा हमारे एसएससी एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो साथियों वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपके पजल फॉर्मेट में पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है। सेकंड पर हमने देखा था हमारे लिए पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस कुछ भी नहीं किया है। और थर्ड पार्ट आता है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। ये 3 टाइप के एग्जामिनेशन में हमारे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कहां से? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। जहां पर भी आप सभी से रीजनिंग पूछी जाती है वहां पर डेफिनेटली आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। और तीनों ही टाइप्स में किसी भी टाइप से पूछ सकता है। आपका पैसेज बेस्ड भी आता है, पॉइंटिंग बेस्ड भी आता है और कोडेड ब्लड रिलेशन भी आता है। तो आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है इस सेशन का, वो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पर बेस्ड होने वाली है सारी चीजें। ठीक, पॉइंट करने वाली चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले एक बार हम पहले रिवीजन कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। फिर मैंने आप सभी को सामने डिस्कस किया था कि जब आप कभी भी किसी का नाम दिया गया हो, कुछ हमारे रीजनिंग में ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। अगर किसी भी पर्सन का नाम दिया है और आपको पता है कि वो एक फीमेल का या मेल का नाम है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है साथियों, तो वो वहां से हम किसी का जेंडर नहीं डिफाइन कर पाते, वहां से हम किसी का लिंग नहीं बता पाते कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो नाम दिया गया हो, इसी तरीके से आपका वर्ड आ जाए चाइल्ड, फिर आपका वर्ड आ जाए स्पाउस, ठीक, फिर आपका वर्ड आ जाए सिबलिंग, फिर आपका वर्ड आ जाए कजन। तो इन सब से हम किसी का भी जेंडर नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। इससे पहले आपको स्पाउस का मतलब बताया गया था कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके रिलेशन को स्पाउस बोला जाता है। सिबलिंग, जो सगे भाई बहन होते हैं, अपने ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं आपस में सिबलिंग कहलाते हैं। और कजन वो होते हैं जैसे आपके चाचा, ताऊ जी, फूफा जी, मामा, मौसा, इनके जो बच्चे हो गए वो आपके कजन कहलाएंगे। ठीक, फिर हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब बताया गया था आप सभी को। पैटर्नल मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम फादर साइड। जो फादर के साइड के रिलेशन होते हैं उसको बोला जाता है साथियों पैटर्नल साइड। पी से पापा है तो पैटर्नल,
और एम से मम्मी होती हैं तो मैटरनल रिलेशन। और मैटरनल रिलेशन को जो भी मदर की साइड के रिलेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं व्हाट, मैटरनल रिलेशन। ठीक, इसके बाद जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं साथियों तो कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। व्हेन वी ड्रॉ फैमिली ट्री विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट देन वी हैव टू यूज सम सिंबल, हमें कुछ सिंबल का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कोई मेल मेंबर है तो मेल मेंबर को डिफाइन करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कौन सा, प्लस का। ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट से आप सभी के सामने डिफाइन हो रहा है कि कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए हमें सिंबल यूज करना है, महिला के लिए माइनस का। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आपको किसी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कोई मैरिड कपल है, शादीशुदे जोड़े हैं, तो मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल लाइन, एक मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर। ठीक है, यहां तक हमारे सिलेबस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका फ्रेंड्स का रिलेशन, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये दिमाग में नहीं लेना कि इससे रिलेटेड चीजें आ गई तो फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, हमारे फैमिली ट्री में बस हमारी फैमिली और जो इन लॉज की फैमिली होती है बस उसी के बारे में हमारे सिलेबस में पूछा जा रहा है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और कोई सवाल नहीं बनता आपके क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर पे हमने देखा था अगर सेम जनरेशन को, एक ही पीढ़ी के लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज करते हैं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक लास्ट सिंबल था आपको, अगर जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, पीढ़ियों को, अलग अलग पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करना है, जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइन का। ठीक, ये आपके वर्टिकल लाइन का यूज किया जाता है पीढ़ियों को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने अपनी फैमिली ट्री देखी थी और फैमिली ट्री में ये देखा था कि जब भी जो भी रिलेशन जोड़ने हो हमें माई सेल्फ लेके देखना होगा कि हमारे एज से, हमारे जनरेशन से कितने ऊपर है, कितने नीचे है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप माई सेल्फ हो तो माई सेल्फ में अगर आपकी जनरेशन में बात की जाए तो हमारे मेल मेंबर में कौन आ जाएंगे, ब्रदर। फिर इसी तरीके से आपके ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं, फिर कोई कजन, और हस्बैंड भी आपके ही जनरेशन का होता है। ये तो बात हुई हमारे मेल मेंबर की। ठीक, इसी तरीके से अगर हम फीमेल को देखें तो सिस्टर, और आपकी सिस्टर इन लॉ में आपकी नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी सब आ जाती हैं, साली। और फिर कोई फीमेल कजन है तो वो, और अगर कोई वाइफ है किसी मेल पर्सन की तो वो सेम ही जनरेशन में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जब हम इनकी जनरेशन से ऊपर की जनरेशन में जाते हैं, एक जनरेशन, तो आते हैं हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स में अगर मेल की बात की जाए तो फादर एंड फादर इन लॉ। ठीक, और अंकल, अंकल में सब इंक्लूडेड हो जाएंगे। और ऐसी फीमेल की बात की जाए तो हमारे फीमेल में हो जाएंगी कौन, मदर, मदर इन लॉ और आंट। ठीक, अगर साथियों आप इनकी जनरेशन से एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं तो मिलते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, इनका। अगर हम मेल की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंडफादर हो जाएंगे, और एक तरफ बात की जाए तो इस तरफ हमारे ग्रैंड मदर हो जाएंगी फीमेल में। ठीक, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप मदर को इधर रखो या फादर को इधर रखो, मेल एक तरफ या फीमेल, आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो। बस जो सिंबल बताया ना उसका आप सभी को ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ साथियों अगर आप देखोगे तो इनके अलावा हमारी एक जनरेशन और आती है इनके ऊपर, जैसे कि आपके परदादा जी हो गए, परदादी जी हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, ये 4 पीढ़ियां तो आपकी कंप्लीट हुई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी जनरेशन के नीचे भी तो कुछ लोग आते हैं, आपसे नीचे की जनरेशन में भी तो आएंगे। कौन, मेल की बात करें तो सन, सन इन लॉ, और इसी के साथ साथ आपका नेफ्यू, भतीजा या फिर भांजे को नेफ्यू बोला जाता है। और फीमेल की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगी कौन, डॉटर, डॉटर इन लॉ
और नीस भतीजी या फिर भांजी हो, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इन सारी चीजों को डिटेल में देखा था। फैमिली ट्री बनाने के कुछ पॉइंट्स बताए गए थे और हमने बहुत ही दो स्टेटमेंट की क्वेश्चन से फैमिली ट्री कैसे बनाया जाए और क्वेश्चन को कैसे आंसरेबल होता है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तक कि अगर सारी चीजें आप सभी को समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आज देखते हैं, मैंने आप सभी को बोला था पहली क्लास में हमने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है साथियों, मॉडरेट लेवल के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आने वाला है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ दिस। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ से हमें पढ़ के स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को करने से पहले आपको आज की जो क्लास समझनी है दोस्तों, वो ये समझनी है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो वो पॉइंट्स हमें आगे जाके कंफ्यूज करे, तो पहले उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वो चीज आपके परेशानी का सामना ना बने, है ना, परेशान आपको ना कर पाए। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, ध्यान से समझिएगा सभी। अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में आपका वर्ड आता है साथियों एंड, बट, वाइल या फिर कॉमा लगा के इज, या फिर कोई कॉमा आ जाए, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर ये वर्ड आते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एलिमेंट या फिर फारदेस्ट, जो दूर वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट या तो फारदेस्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। ये स्टेटमेंट पढ़ के तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, है ना। सपोज दैट मैंने ये बोला यहाँ पर, जैसे कि अगर किसी दो स्टेटमेंट के बीच में आ रहा है आपका और, हिंदी के लिए लेकिन, जबकि, या फिर कॉमा लगाया गया हो बस। तो जब भी किसी दो स्टेटमेंट के बाद ये सारे वर्ड आते हैं तो वो हमें दर्शाते हैं पहले तत्व के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, या फिर फारदेस्ट जो दूर वाला एलिमेंट है उसके लिए। एग्जाम्पल से हम बहुत बेटर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने मैंने ये दिया, आपके सामने लिखा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड son of C, फुल स्टॉप। अब कैसे आप मैम समझाना चाह रहे हो, आप ये समझ लोगे तो साथियों आपके डायरेक्शन डिस्टेंस में भी इससे रिलेटेड चीजें आई थी। आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक कर रहे हो, ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक किया था। जब आप सिटिंग एंड पजल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी ये पॉइंट्स आपके वहां पर यूज होने वाले हैं। तो इसको आज ही सीख के खत्म कर देते हैं कि आगे हमें ये प्रॉब्लम ही ना दे। ठीक, चलिए। A is the brother of B and son of C। मैंने क्या बोला था, वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना। कभी भी दो एलिमेंट के बीच में, कभी भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर आपका वर्ड आता है एंड, बट, इज या फिर वाइल, तो जो भी उसके आगे वाला स्टेटमेंट होता है वो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला स्टेटमेंट ये हुआ, ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये हुआ। दो स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास वर्ड क्या दिख रहा है, एंड। दो स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास वर्ड क्या दिख रहा है, एंड। तो इस एंड के जो आगे वाली इंफॉर्मेशन है, सन ऑफ सी, किसके लिए बात बोली जा रही है, ये सन ऑफ सी कौन है, तो ये सन ऑफ सी ए को डिफाइन किया जा रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल, जैसे कि ये बोल रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। जो ए है वो भाई है बी का, और ए भाई है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई, और किसका भाई है, सिंगल लाइन से मेल मेंबर, और बी का, बी के बारे में कुछ नहीं पता, बी मेल है या फीमेल है। एंड सन ऑफ सी, कौन सन ऑफ सी है, कौन सन ऑफ सी है, ये ए, जो ए है वो बेटा है किसका, सी का। तो सी का बेटा है तो सी ऊपर आ जाएगा, और सी का बेटा है ए, तो इस पॉइंट से रिलेट कर देंगे।
अब सी उसकी मम्मी है या पापा है इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ए, सी और बी के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट भी आप सभी को समझना है, अगर हमारे किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में वर्ड आता है साथियों who, which, whom और whose, जब भी हमारे दो स्टेटमेंट के बीच में वर्ड आता है who, which, whom और whose, हिंदी में जो कि, जिसका, जिससे, ये भी whose भी जिससे। ठीक, जब भी हमारे दो स्टेटमेंट के बीच में वर्ड आता है who, which, whom और whose, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं साथियों हमारे सेकेंड एलिमेंट के लिए। इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड एलिमेंट या फिर नियरेस्ट एलिमेंट, जो भी पास वाला एलिमेंट होता है उसके बारे में डिफाइन किया जाता है। इट रिप्रेजेंट सेकेंड एलिमेंट या फिर नियरेस्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल हमने देखा तो आप दोनों चीज को जब मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी ना तो और बेटर समझ में आएगा। सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछली बार लिया था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज सन ऑफ सी, फुल स्टॉप। अब देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है किसका, बी का, और इज द सन ऑफ सी, दो स्टेटमेंट हो गई और दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास वर्ड कौन सा आ रहा है, हु। दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास वर्ड कौन सा आ रहा है, हु। जब भी ऐसा है तो हु के आगे वाली इंफॉर्मेशन, हु के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए यूज की जाएगी, जो हु के पास वाला एलिमेंट है या तो सेकेंड एलिमेंट। अब हु के पास वाला एलिमेंट कौन है, बी, तो बी के लिए बताया जा रहा है बी हु इज सन ऑफ सी। ये थोड़ी सी आपकी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ना। हु के आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए यूज की जा रही है, बी के लिए। अब इसका हम वेन वो फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये तो सेम है, ए भाई हो गया किसका, बी का, तो भाई है तो प्लस, और सेम जनरेशन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बताया गया है बी हु इज सन ऑफ सी, इस बार बी का जेंडर पता चल जाएगा। क्या बोला गया, बी सन है किसका, सी का सन है। ठीक, अब दोनों में आप डिफरेंशिएट देखोगे तो डायग्राम में आपका यहाँ पर चेंज है, वैसे लगेंगे ये दोनों ही बच्चे, लेकिन इस नेक्स्ट वाले से हमें एक का जेंडर भी पता चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जब भी एंड बट वाइल इज ऐसा कंजंक्शन, एज अ कनेक्टर्स पढ़ा होगा ना कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर में, एज अ कंजंक्शन दो स्टेटमेंट को जोड़ने का जब काम करे तो इस वर्ड के आगे वाली जो सूचना होगी वो पहले एलिमेंट के लिए दर्शाया जाता है, पहले एलिमेंट के लिए बताया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कभी भी दो एलिमेंट के बीच में जब भी आपका वर्ड आता है whom, which, whom, whose, ये वाले वर्ड, और कैसे ये वाले वर्ड, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट एज अ क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की तरह यूज नहीं हो, ये वर्ड जो है वो यूज होते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की तरह जो चीजों को जोड़ रहे होते हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज किया जाता है इन वर्ड्स को तो वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड एलिमेंट। जैसे इस वर्ड के जो आगे वाली इंफॉर्मेशन है उसके नियरेस्ट एलिमेंट जो है उसके लिए डिफाइन किया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे वर्ड्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा के इसको यहाँ पर समझाया है ताकि आगे की चीजों में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है साथियों, दोनों चीज क्लियर हुई। आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज के क्लासेस में क्या रहने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एम इज द सन ऑफ पी। एम सन है किसका, पी का सन है, तो सन है तो एम का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल,
और किसका सन हो जाएगा, पी का सन हो जाएगा, तो पी ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। ग्रैंड डॉटर कैसे बताओगे, Q ग्रैंड डॉटर है, साइड में देखना, Q ग्रैंड डॉटर है तो माइनस, अब Q के कोई पेरेंट्स होंगे और उनके पेरेंट्स O होंगे, तो जो Q है वो ग्रैंड डॉटर लगी किसकी, O की। पीढ़ियों का गैप तो आएगा ग्रैंड डॉटर होने के लिए। अब इसके आगे हूं लिखा है, तो इस हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए बताया जा रहा है, जो इस हूं के पास वाला एलिमेंट है। और हूं के पास वाला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है साथियों, हमारे पास O। तो O के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, O हु इज द हस्बैंड ऑफ P। जो O है वो P का हस्बैंड है, तो P का हस्बैंड है तो डबल लाइन से O जो है वो हस्बैंड है, तो P अपने आप क्या हो जाएगी, एक फीमेल मेंबर हो जाएगी। यहाँ तक किसी को समस्या है, कोई क्लियर है सभी को, आगे देखा जाए। चलिए देखते हैं, हु इज द हस्बैंड ऑफ P। अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, O का बच्चा भी तो M हो जाएगा ना, और फिर जो M का बच्चा होगा वो है Q, और Q फिर O की ग्रैंड डॉटर हो गई। क्वेश्चन खत्म, खत्म, कुछ भी नहीं बचा। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हाउ इज M रिलेटेड टू O। M कौन है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, जो पहला एलिमेंट होता है उसके बारे में ही पूछा जा रहा है, हाउ इज M, M कैसे संबंधित है किससे, O से। तो O का M कौन लगेगा, पुत्र लगेगा, सन लगेगा। ठीक, ये दोनों मैरिड कपल है, उन दोनों का बच्चा है तो वो सन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को, और चीजें बेटर समझ में आएंगी। इन पॉइंट्स को ध्यान दिलाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा था। आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। X एंड Y आर ब्रदर्स, X और Y दोनों ही भाई है, तो X ब्रदर है और Y भी ब्रदर है, तो दोनों के लिए हमने प्लस साइन लगा दिया, मेल मेंबर है तो, राइट। नेक्स्ट, R इज द फादर ऑफ Y। R फादर है तो ऊपर वाली जनरेशन में किसका, Y का, तो ये R X का भी तो फादर हो जाएगा। ठीक है, फिर S इज द ब्रदर ऑफ T। जो S है वो T का भाई है, हमारे पास ना ही S दिख रहा है ना ही T दिख रहा है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। एंड, अब देखो एंड बोल दिया गया, एंड मैटरनल अंकल ऑफ X, किसके बारे में बोला जा रहा है, एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन जब भी हो वो किसके लिए दी जाती है, फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर कौन है, S। S के लिए बताया जा रहा है, जो S है वो T का भाई होगा, और मैटरनल अंकल ऑफ X, X का मैटरनल अंकल होगा, तो X की जो मम्मी होंगी, X की जो मम्मी होंगी उनका जो भाई है वो मैटरनल अंकल लगेंगे। मैटरनल अंकल ऑफ X कौन है, ये S। X की जो मम्मी होंगी और मम्मी के जो भाई होंगे वो मैटरनल अंकल लगे ना। मैटरनल अंकल का मतलब हुआ मामा जी, और यही पैटर्नल अंकल होता तो चाचा जी। ठीक है, तो मैटरनल अंकल, और S इज द ब्रदर ऑफ T। S भाई है किसका, T का, तो T यहाँ पर आ जाएगा। T और R आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। क्लियर, राइट। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ T टू R। T कौन है किसका, R का, तो T कौन है R का, डायग्राम में देख के क्या पता चल रहा है, T वाइफ है, पत्नी है किसकी, R की। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सभी को, आगे देखा जाए। सिंपल, यहाँ पर आपने एंड का एग्जाम्पल देख लिया था, पिछले क्वेश्चन में आपने हु का एग्जाम्पल देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, P इज द हस्बैंड ऑफ Q। जल्दी से हम इसको नोट करते हैं, P हस्बैंड है तो प्लस, और किसका हस्बैंड है, Q का, तो Q एक फीमेल हो जाएगी तो माइनस। ठीक, एंड R इज द मदर ऑफ S। यहाँ पर R के लिए ही बताया जा रहा है, जो R है वो S की मदर है, S एंड Q दोनों की मदर है, तो R जो है वो मदर है किसकी, S की भी और Q की भी, तो S और Q आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, और R मदर है तो माइनस साइन यूज कर दिया। आफ्टर दैट बस क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R। R कौन है, P का, बताओ बताओ जल्दी बताओ, R कौन है, P का, तो P की वाइफ और वाइफ की मम्मी है, तो P की क्या लगेंगी, R आपकी वाइफ और वाइफ की मम्मी, तो आपकी क्या लगी, वो मदर इन लॉ, सास लगी, तो P की वाइफ की मदर है तो मदर इन लॉ दैट इज
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मदर इन लॉ। क्लियर, आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? सभी को समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने बताया गया है, क्या है एक बार देख लेते हैं। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिली। ए बुक पढ़ता है और ऑथर की फैमिली के नाम को फाइंड आउट करता है। जो ऑथर बी है इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। कैसे डिनोट किया जाए? जो ऑथर बी है वो पैटर्नल अंकल है किसका? सी का। तो देखो सी के जो भी पेरेंट्स होंगे, ठीक, सी के जो पापा होंगे और पापा के जो भाई होंगे वो सी के पैटर्नल अंकल लगेंगे, और सी के पैटर्नल अंकल कौन है? वो है बी। क्लियर, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। जो सी है वो डॉटर है तो माइनस, और किसकी डॉटर है? ए की डॉटर है, तो ए उसके फादर हो गए। बस दो यही तो रिलेट करना था, कितना सिंपल था सिंपल। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। बी कौन है किसका? ए का। तो कौन है बी? भाई दिख रहा है, ब्रो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यो ब्रो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। जल्दी से एक बार आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो, ए इज बीज ब्रदर। ए बी का भाई है। ए भाई है तो प्लस, और किसका भाई है साथियों? बी का। सी इज ए मदर। ए की मदर कौन है? सी। मदर है तो माइनस साइन। डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर है, तो सी से ऊपर भी चले जाएंगे, सी के फादर है तो प्लस। एफ इज ए सन। ए का बेटा होगा तो नीचे वाले जनरेशन में, और कौन है वो? एफ। एफ इज ए सन, ए का बेटा है तो प्लस साइन लगा दिया। डायग्राम बन चुका है, फैमिली ट्री तैयार है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ का रिलेशन क्या है डी से? क्या है एफ का रिलेशन? तो डी की बेटी और बेटी का बेटा, तो ये क्या लगेगा? ग्रैंड सन होता। और फिर एफ क्या हो जाएगा? डी का 4 जनरेशन है, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक, पर पोता हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, और फटाफट से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और कम से कम 3 5 छोटों का है खुशी। आपको लगता है आशी और कम से क्या है कि प्रत्येक बच्चे की कार्रवाई, क्या इस बच्चे की कार्रवाई है और उस बच्चे की कार्रवाई इसकी कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब है। अब देखो इसकी कार्रवाई है, कम से कम
दादा दादी, दादा दादी, दादा दादा दादी, वो पिता है, और एक भाई एक पिताजी, माता है एक माता जी, परिवार में चार और तीन बेटे, तीन पुरुष हैं, और एक पिता है, दो, एक भाई और दो, यानी कि एक भाई है, सभी दो, एक सास है, बस एक ससुर है, एक बहू है, ये परिवार में 11 और 20 है, बस। चलिए साथियों, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला गया है यहाँ पर आप सभी से A, B, C, D, E and F are 6 member of a family। 6 मेंबर हैं एक फैमिली में। नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने नंबर ऑफ मेल हैं वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ फीमेल। मतलब अगर 5 फीमेल हैं किसी फैमिली में तो 5 ही मेल मेंबर होंगे। जो नंबर ऑफ बॉय मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो घर में एक परिवार में एक बराबर है। आफ्टर दैट ए के लिए बोला गया A एंड E आर सन ऑफ F। F है और F के सन कौन है, कौन कौन बताया गया था, A भी सन है और E भी सन है। तो आपस में A और E भाई हो जाएंगे, सिबलिंग हो गए। B इज सन ऑफ A। B जो है वो सन है A का। A का भी बेटा हो गया, तो नीचे वाली जनरेशन में सन है तो प्लस साइन लगा दिया। D इज द मदर ऑफ 2। D 2 बच्चों की माँ है, एक बॉय है और एक गर्ल है। ऐसा हो सकता था D माँ है तो माइनस और 2 बच्चों की, तो एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, बाद में देखा जाएगा। अब बताओ यहां से इस चीज को रिलेट करना है, कैसे रिलेट करेंगे। तो यही पॉइंट तो हो सकता है, अगर F की शादी D से करा दी जाए तो D के 2 चीजें A एंड E आर सन ऑफ B। F, A और E F के सन है। B इज अ सन ऑफ A, B सन हो गया A का। D इज मदर ऑफ 2। D जो है वो मदर है 2 बच्चों की, ठीक। 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो एक बॉय एक गर्ल है नहीं। तो डी को हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर सकते, तो डी को हमें किससे प्लॉट करना पड़ेगा। अब ए का बच्चा है तो ए की शादी हमें डी से करानी पड़ेगी, और डी माँ है और 2 बच्चों की माँ है, तो एक हो गया मेल और जो दूसरा बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा फीमेल, ठीक। और यहाँ पर देखो कितने पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6 पर्सन थे, 1 2 3 4 5, और एक नाम बच गया, कौन सा, A B C बच गया, तो वो C यहाँ पर आ जाएगा। ये फैमिली ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे बता दो F का जेंडर बता सकते हैं क्या, कि F कौन लगेगा। डेफिनेटली ऊपर स्टेटमेंट एक बोला गया है हमारे सामने, जितने नंबर ऑफ मेल हैं उतने ही नंबर ऑफ फीमेल होंगी। तो देखो नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 1 2 3, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 3, तो 2 फीमेल तो दिख रही है, तो F भी एक फीमेल हो जाएगी इस मेंबर की। डिमांड क्या है क्वेश्चन में, हाउ इज C रिलेटेड टू A। C का रिलेशन क्या है, C का रिलेशन क्या है A से, तो C कौन लग रही है, बेटी लग रही है, डॉटर लग रही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट, सभी को सारी चीजें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच चाइल्ड इन अ फैमिली, हर एक परिवार में जितने भी बच्चे हैं, एटलीस्ट 4, कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं सबके, ठीक। 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तो हमें बताना है कि इस परिवार में मिनिमम कम से कम कितने बच्चे हो जाएंगे एक फैमिली में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट सीखना जरूरी हो जाता है। देखो कैसे पूछना चाह रहा है, ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एटलीस्ट 4 ब्रदर, 4 ब्रदर। तो मान लो ये 4 ब्रदर हो गए, मेल 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 आपस में सब भाई, और इनकी 3 बहनें हैं, तो माइनस माइनस माइनस। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर इस मेंबर को लिया जाए, ये भी तो एक बच्चा है, इस बच्चे के 4 भाई हो रहे हैं क्या, नहीं, 3 ही भाई हो रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो भी 3 भाई हो रहे हैं, और हमें बताया गया है कि कम से कम 4 भाई तो होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक मेल मेंबर और लेना पड़ेगा। अब देखोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, इस भाई के भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 भाई, इसके भी 1 2 3 4 भाई, इसके भी 1 2 3 4 भाई, और इसके भी 1 2 3 4 भाई हो रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर बोला था सबकी 3 बहनें भी हैं। इन भाइयों की देखोगे तो बहनें तो हैं, लेकिन क्या इन बहनों की 3 बहनें? अगर इस सिस्टर को लिया जाए तो उसकी तो 2 ही बहन हो रही है, तो एक बहन और बनानी पड़ेगी। तो इसकी भी 3 बहन, इसकी भी 3 बहन, इसकी भी 3 बहन और इसकी भी 3 बहन हो गई। ये हुआ मिनिमम का केस। अब हमसे पूछा गया था इस पूरे परिवार में कितने बच्चे हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 तो बॉयज हो गए और 4 हमारी फीमेल हो गई। तो कितने बच्चे हो गए? 9 हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है, समझ में आई है सारी चीजें? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो बोला क्या गया है, इन अ फैमिली देयर आर 1 ग्रैंड फादर। एक फैमिली में एक ग्रैंडफादर है और एक ग्रैंड मदर है। तो ये एक मेल मेंबर, ये एक फीमेल मेंबर, दोनों मैरिड कपल हो गए। ठीक, एक दादा दादी। अब दादा दादी हैं तो इनके बच्चे तो होंगे ही। और क्या बोल दिया गया, देयर आर 2 फादर एंड 2 मदर। 2 फादर होने चाहिए, 2 मदर होनी चाहिए। तो देखो एक मेल मेंबर ये, और इसकी शादी जब हुई होगी तो एक फीमेल मेंबर ये। अब देखो 2 फादर ये हो गए, ठीक, और 2 मदर ये हो गई। आगे देख लिया जाए, देयर आर 4 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। यहाँ पर 4 बच्चे हैं और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है एक फैमिली में। अब देखो 4 चिल्ड्रन, तो 4 चिल्ड्रन, तो एक चिल्ड्रन ये, यहाँ पर इनके भी चिल्ड्रन हो जाएंगे। अब जो भी चिल्ड्रन होंगे, अभी हमें जेंडर तो नहीं पता, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 चिल्ड्रन हो गए। और ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं? 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो इनका देखोगे तो इनके ये तीसरी जनरेशन में तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। उसमें से बता दिया गया देयर आर 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। एक ब्रदर है तो ये सब भाई हो गया, ये प्लस, और 2 सिस्टर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। एक भाई और 2 बहनें हो गई। 2 डॉटर, 2 डॉटर दिख रही है, देखो ये रहा, 2 डॉटर। 1 फादर इन लॉ, एक फादर इन लॉ ये हो गए, एक फादर इन लॉ ये हो गए। 1 मदर इन लॉ, एक मदर इन लॉ ये हो गई, एंड 1 डॉटर इन लॉ, और एक बहू हो गई, वो ये हो गई। सारी चीजें तो मिल चुकी हैं। डिमांड क्या है, हाउ मैनी मेंबर इन द फैमिली, इस फैमिली में कितने मेंबर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सारी ही कंडीशन को हमने फुलफिल करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें हमें डायग्राम को रीड करके सिर्फ हमें देखना है क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को आंसर देना है। देखो साथियों, बोला गया है डायरेक्शन में, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर हैं। एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ बी। अब यहां से स्टेटमेंट शुरू है, बी इज अ सन ऑफ सी। जो बी है वो पुत्र है, बी सी का पुत्र है। बी पुत्र है तो प्लस साइन, और किसका पुत्र है साथियों? सी का। तो सी ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा। बट आप मुझे अब बता दो, अब आप सीख चुके हो, बट के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए? तो आपका आंसर फर्स्ट एलिमेंट के लिए। मैम अभी हमने स्टार्टिंग में यही कॉन्सेप्ट तो सीखा, बट के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए? फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बी। बी के लिए बताया जा रहा है, बट सी इज नॉट द मदर। वैसे तो कुछ नहीं है, बस सी के लिए है। सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी जो है वो मदर नहीं है बी की, तो क्या हो जाएगी? फादर। जब ये मदर नहीं है तो ये फादर। आफ्टर दैट ई इज द ब्रदर ऑफ सी। जो ई है वो सी का भाई है, तो ब्रदर हो गया तो प्लस साइन लगा दिया गया। डी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर है कौन? डी। साइड में स्टोर कर लो, ए की एक बेटी है डी, और माइनस साइन। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई कौन है? एफ। दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। ए एंड सी आर मैरिड कपल। अब बता दिया ए और सी मैरिड कपल है। अब इसको हमें इसके साथ जोड़ना है। ए की शादी सी से, और सी एक मेल मेंबर है तो ए एक फीमेल हो जाएगी। और देखो ए का भाई कौन हो जाएगा? यहाँ पर एफ हो जाएगा, तो प्लस साइन। और ए की बेटी कौन थी? डी हो जाएगी। और डी और बी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई और बहन हो जाएंगे। हमारा पूरा फैमिली ट्री बन चुका है। डिमांड क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या जा रहा है साथियों? Who is the brother in law of C? ब्रदर इन लॉ C का साला कौन है? तो C की जिससे शादी हुई है उसका जो भाई होगा वो साला लगेगा ना। C की जिससे शादी हुई है, किससे शादी हुई है? A से,
और ए का जो भाई होगा वो साला लगेगा। तो सी का साला कौन है, सी का ब्रदर इन लॉ कौन है, एफ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी डायरेक्शन पर रिलेटेड है। हाउ मैनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली में कितनी फीमेल है, तो कितनी माइनस है, 1 2, 2 ही फीमेल हैं। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ कैसे रिलेटेड है बी से, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ का रिलेशन क्या है बी से। तो यहाँ पर देखो एफ कौन है, किसका, बी से। तो बी की मम्मी और मम्मी के भाई, आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा जी। ठीक, तो मामा जी का मतलब अंकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल मामा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो एक ही डायरेक्शन पे आपसे डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, वी कैन एबल एंड वी कैन कैपेबल टू गिव द आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10, जिसकी डायरेक्शन दी गई है, देख के हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसी डायरेक्शन को हमें पढ़ के अपनी सारी प्लॉटिंग करते हुए चलना है। चलिए सीखते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते हैं। बोला गया है साथियों 11 मेंबर इन अ फैमिली, 11 सदस्य हैं एक फैमिली में, एंड रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। द फैमिली इज 3 जनरेशन, ये पॉइंट्स ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्लू पॉइंट का काम करते हैं। इस फैमिली में 3 जनरेशन बनानी है, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां हैं। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए भाई है किसका, सी का। अब तो आपको ये डायग्राम बनाना आ चुका होगा। बी इज द डॉटर ऑफ ए, जो बी है वो डॉटर है ए की बेटी है बी, तो नीचे वाली जनरेशन में और माइनस। उसके बाद जे इज द सिस्टर ऑफ बी, बी की एक बहन कौन है, जे, सिस्टर है तो माइनस, इसका मतलब ये जे ए की भी बेटी हुई। चलो जी, अब बी के आगे हुज लिखा है, तो हुज के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए, बी के लिए। बी हुज मदर इज एच, जो बी की मम्मी है दोस्तों वो कौन है, एच, मम्मी है तो माइनस, और ए और एच आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे, शादीशुदे जोड़े हो जाएंगे। आई इज द फादर ऑफ एच, एच के फादर ऊपर हो जाएंगे, कौन है वो, आई, फादर है तो प्लस साइन हो गई। ई हु इज द सन ऑफ डी, जो ई है वो डी का सन है, लास्ट में स्टोर कर लेंगे, डी का सन कौन है, ई। ठीक, नेक्स्ट ई के बाद हु लगाए, और हु इज द सन ऑफ डी, डी का सन हो गया ई, इज, कॉमा लगा के इज। अब ये स्टेटमेंट बता दो किसके लिए बताया जा रहा है, कॉमा लगा के इज आए तो किस एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन है यहाँ पर, ई है। तो ई के लिए बोला जा रहा है ई इज द ब्रदर ऑफ एच, ई जो है वो एच का भाई है, तो ई जो है वो एच का भाई हो गया। ठीक, और ई के फादर कौन हो जाएंगे, डी, फादर या मदर जो भी है वो डी हो जाएंगी। तो आपस में अब देखो डी और आई मैरिड कपल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सिबलिंग है एच और ई, और इसके पापा ये है तो डी इसकी मम्मी हो जाएंगी एच और ई की। ठीक, 3 जनरेशन हो गई, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। F who has only one son and is married to X, F की एक ही बेटा है और उसने किससे शादी करी है, X से शादी करी है, has only one son and is married to X। अब देखो एक सन एक बेटा, यहाँ पर भी एक सन, इसके बारे में अभी नहीं पता, बट हमें ये पता चल गया F और X आपस में मैरिड कपल होने वाले हैं। ठीक है, और कहीं अगर आप शादी करा भी देते हो तो यहाँ पर भी F और X ये तो मैरिड कपल है, तो इसका मतलब ये हुआ F एक बेटा हो गया, तो F यहाँ पर, और F की शादी X से करा देंगे तो C कौन हो जाएगी, एक ही बेटा है, इकलौता पुत्र है, F हैज ओनली वन सन, सिर्फ पुत्र के बारे में बताया है कि F का इकलौता पुत्र है, पुत्री तो हो सकती है ना, सिर्फ बेटे के बारे में डिफाइन था, तो बेटियां तो कितनी भी हो सकती हैं, तो C का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, और F और X मैरिड कपल हो गए। अगर ये मैरिड कपल है तो इधर से तो हम रिलेट नहीं कर सकते थे, तो यही रिलेट हमने किया, F हैज ओनली वन सन एंड मैरिड टू X। अभी इनका जेंडर नहीं बताए हमें, बोल दिया गया G इज द हस्बैंड ऑफ C, C का भी एक हस्बैंड है, कौन, C की शादी हो गई है G से, और G एक प्लस मेंबर हो जाएगा। आफ्टर दैट
द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, जी की मदर इन लॉ कौन है, एक्स, तो जी की शादी किससे हुई है, सी से, और सी की मम्मी कौन हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी, तो मदर इन लॉ, तो एफ कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ, मेल मेंबर हो जाएंगे, सभी रिलेट हो चुके हैं, फैमिली ट्री बन चुकी है, सभी का जेंडर पता चल चुका है। डिमांड क्या है क्वेश्चन में साथियों हमारी, हु इज द सन ऑफ एक्स, एक्स का बेटा कौन है, तो एक्स का बेटा कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अब इसी से रिलेटेड आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे सी से कैसे संबंधित है। अब बता दो आप ये जे कौन है, सी का, तो सी के भाई का बेटा, सॉरी सी के भाई की बेटी है, तो सी के भाई की बेटी क्या लगेगी, नीस, आपके भाई की अगर बेटी तो आपको चाचा बुलाएगी, तो नीस हो जाएगी वो, ठीक, तो इसका नीस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, हु इज द डॉटर ऑफ डी, डी की बेटी कौन है, तो डायग्राम में देख लेते हैं, डी की बेटी कौन है, एच है, ये तो बेटा है, तो डी की बेटी कौन हो गई, एच, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगर एक बार फैमिली ट्री बनानी आ गई ना आपसे, तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, और 2 क्लास में हम सिर्फ यही सीख रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राम रजत रमेश, ठीक, राम रजत रमेश आर 3 सन ऑफ कविता, कविता के 3 बच्चे हैं, तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो ना, कविता ये और कविता के 3 बच्चे हो गए, कौन कौन से, राम, रजत और रमेश, ये तीनों सन हैं साथियों, बेटे हैं, तो प्लस प्लस और प्लस, आपस में ये सभी क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, आगे देखा जाए। चलिए, तो बोला गया है मुकुल इज अ सन ऑफ राम, राम का भी एक बेटा है, कौन, मुकुल, मुकुल इज द सन ऑफ राम, राम का एक बेटा मुकुल, और मुकुल है तो बेटा है तो प्लस लगा दिया हमने। मुकुल्स पैटर्नल फादर इज जय, इस लाइन का मुझे आप मतलब बता दो क्या है, चाहे हिंदी में पढ़ के चाहे इंग्लिश में पढ़ के, और कैसे रिलेट होगा। अगर ये समझ गए ना तो आपसे ब्लड रिलेशन का सारे ही सवाल आप बना सकते हैं आसानी से। ये बोला जा रहा है साथियों, मुकुल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय, मुकुल के पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब मुकुल के पापा होंगे, वो पैटर्नल ग्रैंडफादर लगेंगे, तो मुकुल के पापा कौन है, राम, और राम के पापा जो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जय, तो फिर जय क्या, मुकुल के ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए। अगर मुकुल के ग्रैंडफादर है जय, तो एक मेल मेंबर, और कविता का बेटा भी राम है, जय का भी बेटा राम है, तो कविता और जय आपस में क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल, तो के क्या, कविता क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब हम कविता का जेंडर बता पाए हैं, इससे पहले नहीं पता था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है जय हैज 1 डॉटर निकिता, जय की एक बेटी भी है निकिता, तो राम रजत रमेश की बहन हो जाएगी निकिता, तो माइनस साइन। रजत सन अभिराम इज मैरिड टू रानी, रजत का सन है, रजत का सन नीचे आ जाएगा, और वो सन कौन है, अभिराम, और किससे मैरिड किया है उसने, रानी से, तो रानी एक फीमेल हो गई। एंड देयर डॉटर इज इना, और इन्हीं की बेटी कौन है, इना, तो इनकी बेटी नीचे वाली जनरेशन में आ गई इना, और बेटी है तो माइनस साइन। आफ्टर दैट हाउ इज जय रिलेटेड टू इना, जय कैसे रिलेटेड है, जय कैसे रिलेटेड है किससे, इना से, तो इना के फादर राम, अभिराम, और अभिराम के फादर रजत, तो रजत क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर, बट इनके भी पापा हैं, तो वो क्या लगेंगे, जय ग्रेट ग्रैंडफादर, पर दादाजी लगेंगे, तो ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ रही है, अब आप रिलेट कर पा रहे हो सारे रिलेशंस को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राम इज द फादर ऑफ मणिदीप, फटाफट से बनाते हैं। रमेश फादर है किसका, मणिदीप, तो मणिदीप नीचे वाली जनरेशन में। अब मणिदीप मेल है या फीमेल है ये नहीं पता, मणिदीप इज अ ब्रदर ऑफ निहारिका, अब पता चला मणिदीप भाई है किसका, निहारिका का, और निहारिका के बारे में अभी हमें नहीं पता कि निहारिका लड़की है या लड़का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, निहारिका डॉटर है कविता,
तो डॉटर है तो माइनस, और किसकी डॉटर है, कविता की, तो कविता और रमेश आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। ठीक, अनन्या इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, कविता की ग्रैंड डॉटर है अनन्या, ध्यान से समझना। अगर वो निकिता की डॉटर होती है तो भी ग्रैंड डॉटर लगी, अगर वो मणिदीप की डॉटर होती है तो भी अनन्या ग्रैंड डॉटर लगी। यहां तक हमें ये डिफाइन नहीं हो पा रहा अनन्या मणिदीप की बेटी है या निहारिका की बेटी है। जैसे ही आपने अगला स्टेटमेंट रीड किया, बोला क्या है, सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या, सुजीत फादर है। तो अब बताओ, क्या आदमी की शादी आदमी से करा सकते हैं हम अपने ब्लड रिलेशन में? नहीं करा सकते। तो निहारिका की शादी किससे हो जाएगी, सुजीत से, और सुजीत फादर हो जाएगा किसका, अनन्या का। तो अब ये वाला पॉइंट अपने आप डिफाइन हो गया कि जो अनन्या है वो ग्रैंड डॉटर है, और फिर वो निहारिका की बेटी हो जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट है। डिमांड क्या है, सुजीत कैसे रिलेटेड है मणिदीप से? तो सुजीत कौन है, क्वेश्चन मार्क कौन हो गया, सुजीत है, किसका, मणिदीप का। तो मणिदीप की बहन कौन है, निहारिका, और बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, जीजा जी। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें बी और इसमें बहनोई। ठीक है, ठीक, हिंदी इंग्लिश में जो ऑप्शन है वो सफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू कपल इन अ फैमिली, एक फैमिली में दो कपल है, कपल मतलब मैरिड कपल, दो शादीशुदे जोड़े हैं। कोमली हैज टू चिल्ड्रन, कोमली के दो बच्चे हैं। चलो, मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, डिफाइन कर ले। मधुरिमा जो है वो वाइफ है किसकी, ओम प्रकाश की। तो ओम प्रकाश क्या हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा। चलिए जी, ओम प्रकाश के बाद हु यूज किया गया है, हु के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए, नियरेस्ट एलिमेंट कौन है, हु के, ओम है, तो ओम प्रकाश के लिए बताया जा रहा है। ओम प्रकाश हु इज द ब्रदर ऑफ मनी, जो ओम प्रकाश जो है वो भाई है मनी का। अब मनी मेल है या फीमेल है उसके बारे में हमें नहीं इंफॉर्मेशन है। आफ्टर दैट पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमली। अब देखो साथियों, ऊपर बताया गया था कोमली के दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों में से एक बच्चे का नाम तो पता चल चुका है पिंकी, और वो कौन है, डॉटर है, तो माइनस लगा दिया गया। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, ना ही हमारे पास उर्मिला दी गई है और ना ही संजू है। तो आगे देख लेते हैं, संजू के लिए हु यूज किया गया है, तो संजू क्या, हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का बेटा। तो ओम प्रकाश का बेटा नीचे आ जाएगा, और कौन है, वो है संजू। तो संजू मेल मेंबर, और संजू की एक बहन है, कौन है, उर्मिला। तो ओम प्रकाश की बेटी हो गई ना उर्मिला, तो माइनस साइन लगा दिया। तरुण इज द सन ऑफ मनी, मनी का एक सन है, कौन है, तरुण। तो सन है तो प्लस साइन लगा देंगे। तरुण के, मनी के लिए बोला गया हु इज मेल, मनी कौन है, मेल। अब मुझे बता दो ये पॉइंट कहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि दो मैरिड कपल, आपको यहाँ पर कहीं दो मैरिड कपल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। और फिर आपका ये कहां पर पॉइंट सेटिस्फाइड हुआ कि कोमली के दो चिल्ड्रन है। हमें सारी स्टेटमेंट को फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो अब हम अगर कोमली की शादी मनी से करा दे, कोमली की शादी मनी से, तो कोमली एक मेल था तो मनी एक मेल मेंबर था, तो कोमली एक फीमेल मेंबर हो जाएगी। ठीक, और कोमली के दो बच्चे थे, तो एक तो तरुण हो गया और दूसरे के बारे में हमें बताया गया था कौन है, पिंकी। तो ये फीमेल, और आपस में ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो देखो दो मैरिड कपल और ये भी कोमली के दो बच्चे हो गए, ये भी डिफाइन हो चुका है। डिमांड क्या है, हाउ इज मधुरिमा, मधुरिमा कैसे रिलेटेड है किससे, कोमली से। तो ये दोनों भाई भाई, और भाई भाई की वाइफ है, आपस में क्या लगेंगे, देवरानी जेठानी। तो कोमली मधुरिमा से कैसे रिलेटेड है, तो मधुरिमा कौन लगेगी, सिस्टर इन लॉ। जेठानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, उसके बारे में नहीं पता है, सिंपल सा आंसर सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आ रही है चीजें, तो लाइक करते हुए चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुना इज द सन ऑफ श्यामलाल, जो गुना है वो सन है, बेटा है, किसका, श्यामला का। सन है तो प्लस साइन। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु, साइड में स्टोर कर लेते हैं, हेमंत फादर है किसका, मनु का। ये साइड में स्टोर किया करो ताकि स्टेटमेंट आपको वापस से ना पढ़नी पड़े। ठीक, गुना इज मैरिड टू दीपा, गुना ने शादी की है किससे, दीपा से।
तो दीपा फीमेल हो जाएगी। चलिए, गुना एंड मनु आर सिबलिंग। गुना और मनु कौन है? भाई हैं। और मनु के फादर कौन थे? हेमंत थे। तो हेमंत और श्यामला क्या हो जाएंगे? मैरिड कपल, और श्यामला एक फीमेल और ये दोनों मैरिड कपल। यहाँ तक सभी को समझ में आया है? फिर बोला गया है प्रतीक इज अ ब्रदर ऑफ दीपा। दीपा का एक भाई है, कौन? प्रतीक। भाई है तो प्लस साइन। श्यामला हैज ओनली वन सन। श्यामला का एक बेटा है, तो श्यामला का एक बेटा गुना हो गया, तो मनु क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। रोशन इज द सन ऑफ गुना। गुना का भी बेटा कौन है? रोशन, तो नीचे वाली जनरेशन में, और सन है तो प्लस साइन लगा दिया। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्की। प्रतीक फादर है किसका? कल्की का, तो कल्की नीचे हो जाएगी, उसका बच्चा है। जतिन इज द सन ऑफ मनु। मनु का भी बच्चा है भाई, कौन? जतिन, और सन है तो प्लस साइन हो गया। फिर प्रतीक हैज नो डॉटर। प्रतीक की कोई डॉटर नहीं है, तो कल्की कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा, प्लस साइन। हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू रोशन फादर? क्वेश्चन में देखो डिमांड किस चीज की है, कैसे पूछा जा रहा है, इस चीज को आप कभी गलत नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे सकते हैं। बोला गया है हेमंत कैसे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन मार्क कौन हो जाएगा? हेमंत। किससे रिलेटेड? रोशन के फादर से। देखो हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है, तो रोशन के पिता कौन है? गुना, और गुना से हेमंत कैसे रिलेटेड है, तो गुना के हेमंत कौन है? फादर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिता हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हुआ? समझ में आई है सारी चीजें? आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक फैमिली में 6 मेंबर है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। सुरेंद्र इज द सन ऑफ रेवंत। सुरेंद्र जो है वो बेटा है किसका? रेवंत का। ठीक। प्रणवी इज द वाइफ ऑफ रेवंत। प्रणवी वाइफ है, और अगर प्रणवी वाइफ है तो रेवंत हस्बैंड हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा। चलिए जी, युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवंत। रेवंत का भाई, और भाई को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन है? युगल, और युगल भाई है तो प्लस साइन लगा दिया गया। कुंदन इज द डॉटर ऑफ प्रणवी। प्रणवी की एक बेटी है, कौन है? कुंदन, और बेटी है तो ये माइनस साइन हो जाएगी। जनार्दन इज द ब्रदर ऑफ प्रणवी। प्रणवी का भी भाई है, तो यहाँ पर कौन है? जनार्दन, तो जनार्दन प्लस हो जाएगा, मेल मेंबर। खत्म, क्वेश्चन खत्म। पूछा क्या जा रहा है? हाउ मैनी चिल्ड्रन डज प्रणवी हैव? प्रणवी के कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो आप कहोगे प्रणवी के 2 बच्चे दिख रहे हैं, सुरेंद्र और कुंदन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, 2 बच्चे हैं। क्लियर? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आखिरी सवाल क्या है? P, M, Z, A एंड L आर पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर के सदस्य हैं, एक्सेप्ट L को छोड़ के सभी फीमेल हैं। तो L एक मेल मेंबर हो जाएगा, बाकी सब फीमेल मेंबर हो जाएंगी। Z एंड L आर मैरिड कपल। Z और L मैरिड कपल है, L को छोड़ के सब फीमेल, तो L मेल हो गया तो Z फीमेल हो जाएगी। ठीक है, Z एंड L आर मैरिड एंड P, M, A आर देयर चिल्ड्रन। तो इनके बच्चे कौन हो जाएंगे? P, M और A। आपस में P, M, A, भाई भाई बहन बहन। हाउ इज, और देखो एक ही तो ये P, M, A बहन बहन हो जाएंगी, सभी फीमेल थी। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज M रिलेटेड टू Z। M कौन है Z की, तो M कौन लगेगी? डॉटर लगेगी। इट्स अ वेरी सिंपल। ऑप्शन नंबर डी, पुत्री, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ, किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर? तो आज हमने इस क्लास में सीखा कि हु, विच, हुम एंड बट इज क्वेश्चन दिया जाए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए, उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और फैमिली ट्री में पैसेज बेस्ड कैसे होते हैं, इस चीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ और क्वेश्चंस मुझे लगते हैं तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पैसेज बेस्ड वाले समझा दूंगी। बाकी हम करेंगे पॉइंटिंग वाले बेस और कोडेड ब्लड रिलेशन। अभी हमने ब्लड रिलेशन के सिर्फ एक ही पॉइंट को, एक ही टाइप को कंप्लीट किया है, जो कि है पैसेज बेस। अभी हमारे 2 टाइप बचते हैं, कौन कौन से? आपका पॉइंट आउट वाला, इंडिकेटिंग फॉर्म वाला,
और दूसरा आपका बचता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने से पहले आप इन 2 क्लासेस को ध्यान से पढ़ के मल्टीपल टाइम रिवीजन करके प्रॉपर नोट्स बना के आइएगा, ठीक है साथियों। तभी आपकी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर लगेंगी। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो फिर कौन ही करेगा बताओ। आपके लिए आप खुद ही करोगे और कोई करने नहीं आएगा। तो आपको इतना काम करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए, जब तक के लिए आप इन 2 क्लासेस को आप देख के प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज करके रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर। और इसी के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वहां पर भी आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर आपके फैकल्टी मेंबर भी कनेक्टेड हैं। अब या फिर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैं कनेक्ट होने के लिए बोल रही हूँ उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे ही मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, सेशन कैसा लगा है, आपके लिए कितना फ्रूट है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। Thank you to everyone and all the very best.